हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, यह क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और जैसा कि जानते हैं हम सभी कि ये यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हैं हम सभी के लिए। तो इसके जो है 91 नंबर के प्रश्न को हम सभी करने चल रहे हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। प्रश्न संख्या 91, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है। ऑप्शन है हमारा ब्राह्मण, बी है मागधी, सी है पैसाची, डी है खस। तो इसका जो आंसर है, तो देखिए जो पहाड़ी हिंदी है इसका विकास पैसाची और खस दोनों से माना गया है। जैसे पहाड़ी हिंदी की जो पहाड़ी हिंदी का विकास है खस तथा पैसाची दोनों से माना गया है, इसलिए ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित था। और यूपी पीजीटी 2021 से है आया हुआ प्रश्न है। ये यूपी पीजीटी 2021 का ये प्रश्न है। आगे हम सभी देखेंगे, इसकी 3 बोलियां हैं पहाड़ी की, 3 बोलियां हैं पहाड़ी हिंदी की, कुमाऊनी हो गई और गढ़वाली नेपाली। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। जो असत्य है उसे हमें चूज करना है। और पहला हम देखेंगे, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। तो संयोगात्मक नहीं बल्कि हिंदी क्या है, वियोगात्मक है। हिंदी क्या है, एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी भाषा का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं हुआ है बल्कि क्या है, वियोगात्मक के रूप में हुआ है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम सभी। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना गया है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। करेक्ट आंसर हमारा ए आंसर हो जाएगा क्योंकि असत्य पूछा गया है और पहला ही असत्य है। आगे हम सभी देखेंगे 93 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। 93 नंबर का प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। और आप ये देख सकते हैं ये प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है। यूपी टीजीटी 2021 में और यूपी टीजीटी 2016 में दोनों समय ये प्रश्न बना है। और इसका ऑप्शन है सौरसेनी अपभ्रंश, बी है मागधी अपभ्रंश से, सी है अर्धमागधी अपभ्रंश से, डी है ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो 93 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सौरसेनी अपभ्रंश से। क्या होगा, सौरसेनी अपभ्रंश से। देखिए जैसे जानते हैं सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती निकली है और पश्चिमी हिंदी से अन्य भाषाएं निकली हैं जिनमें से ब्रज भाषा भी है ना। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है, ये पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली है और सिंधी ब्राह्मण से। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आर्य भाषा में जो शामिल नहीं है, ऑप्शन ए है यूनानी, बी है लैटिन, सी है फारसी, डी है अरबी। 4 ऑप्शन में से हमें राइट आंसर चूज करना है। तो जैसा जानते हैं कि यूनानी, लैटिन और फारसी ये है और अरबी हमारा जो है आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। 95 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि है। 95 नंबर का प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी, फारसी, अरबी, बंगला। चारों ऑप्शन में से बताना है। पंजाबी भाषा की लिपि है, 95 नंबर का प्रश्न है, तो गुरुमुखी। क्या है, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। और गुरुमुखी, डोंगरी और सिंधी लिपि की जो उत्पत्ति होती है ये किस लिपि से होती है, तो शारदा लिपि से होती है। किस लिपि से होती है, शारदा लिपि से होती है। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है और यह देवनागरी लिपि का ही अंग है। बांग्ला जो है देवनागरी लिपि का ही अंग है। आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है 96 नंबर का प्रश्न है, और डैश डैश शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। यानी कि किस शैली से, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी। चारों में से देखना है कि किस शैली से हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी शैली।
क्या हो जाएगा? दक्षिणी शैली। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट, ए होगा। अगला प्रश्न है, अब ये देख लेते हैं हम सभी यहाँ थोड़ा सा। ब्राह्मी लिपि का विकास इस प्रकार से हुआ। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, अब इसके दो पार्ट हो गए, एक दक्षिणी शैली और दूसरी उत्तरी शैली। अब दक्षिणी के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ और उत्तरी के अंतर्गत देखेंगे पहले गुप्त लिपि आई, है ना, फिर सिद्धमातृका या कुटिल लिपि। अब सिद्धमातृका और कुटिल लिपि को भी दो भागों में, एक देवनागरी लिपि हो गई और दूसरी क्या हो गई? शारदा लिपि। शारदा लिपि के अंतर्गत गुरुमुखी डोंगरी आई। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, जो 97 नंबर का प्रश्न है। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। यह शब्द किसके हैं? कहने का मतलब ये जो वाक्य है ये किसका है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, बी है सुनीत कुमार चटर्जी, सी है राजगोपालचार्य, डी है नागार्जुन। चारों ऑप्शन में से बताना है। 97 नंबर का प्रश्न है, 97 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री राजगोपालचार्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्री राजगोपालचार्य, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। किसे? दिनकर जी को समय, सूर्य और अधैर्य का कवि। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। अब अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे, 98 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 98, भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारा 4, 6, 2, 3। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 कालखंड। जैसा कि जानते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा क्या है? मध्य वाला है, तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है, और आधुनिक है 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। तो कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। अगला हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है 10, 10, बी है 8, सी है 50, डी है 22। अब इनमें से 99 नंबर का प्रश्न है, इनमें से करेक्ट आंसर हमारा होगा 22। कितनी भाषाएं हैं? 22 हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें हम सभी देख लेते हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए, संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343, 300 से लेकर के 351 तक राजभाषा का प्रावधान। और मूल संविधान में पहले कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी जोड़ी गई, तब 15 हो गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित किया गया, जिससे 18 हो गई। अब आगे देखते हैं, 92वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इसमें 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो कुल मिलाकर के 22 भाषाएं हो गई। पहले कितनी थी? 14 थी। आगे देखेंगे, 100 नंबर का प्रश्न है, यह लिपि अक्षरात्मक है। यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। स्पेनिश, देवनागरी, फ्रांसीसी, यूरोपीय। प्रश्न संख्या 100 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। क्या हो जाएगा? देवनागरी। करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? देवनागरी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से इसे देख लेते हैं। देखिए, पहले चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, है ना। सबसे पहले चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ये थोड़ा सा नहीं लाइट, बहुत लाइट है, हल्का सा है, बट पीडीएफ में भी ऐसे था। तो चित्रलिपि हो गया, प्रतीक, भाव और ध्वनि लिपि। अब ध्वनि लिपि के 2 हैं, अक्षरात्मक और वर्णनात्मक। और भारत की सभी लिपियाँ क्या हैं? अक्षरात्मक हैं, अक्षरात्मक लिपि। और रोमन लिपि क्या है? वर्णनात्मक है। रोमन लिपि क्या है? वर्णात्मक है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित है। इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे, देवनागरी
कि वर्णमाला का वर्णक्रम क्या है, वैज्ञानिक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 101 नंबर का प्रश्न है, भाषा डैश डैश पर आधारित है, विकास, समाजवाद, वाक्य, सरलता। 101 नंबर का प्रश्न है, भाषा आधारित है, तो भाषा वाक्य पर आधारित है, यहाँ बीच में क्या होगा, वाक्य होगा, करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। अगला प्रश्न है, भाषा के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ठीक है, इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान 4 अंग मानते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है, ध्वनि है, पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से बनता है। और इसी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सार्थकता की दृष्टि से अगर पूछा जाए लघुतम इकाई तो शब्द है, और भाषा की व्याकरणीय योग्यता प्राप्त लघुतम इकाई पद या रूप है। भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द किससे बना है, संस्कृत के भाष धातु से बना है, और सामने हलंत रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखेंगे 102 नंबर का प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। 102 नंबर का प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग कहलाता है। ऑप्शन ए है बोली, बी है लिपि, सी है उपभाषा, डी है विभाषा। शायद आप सभी भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे, प्रश्न को समझ पा रहे होंगे, है ना। ये रिवीजन इस तरह से प्रश्नों के माध्यम से अगर हम सभी अपना रिवीजन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है। और 102 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो है लिपि। हम यहाँ राइट आंसर हम बताएंगे, लिपि बताएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लिपि बनेगा। ठीक है, ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। आगे हम सभी देखेंगे 103 नंबर के प्रश्नों को, डैश डैश भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। ऑप्शन ए है हिंदी, बी है मलयालम, सी है अवधी, डी है अंग्रेजी। तो ये इजी सा क्वेश्चन है, ये तो जो है इसका आंसर सभी जो है जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई। ये प्रश्न बना है कई बार। और अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22। किस अनुसूची में, 8वीं। कितनी मान्यता है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, अभी हम लोगों ने देखा 14 थी। कितनी थी, 14 थी, और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, 22 हो गई है। राष्ट्रपति ने सन 1900, राष्ट्रपति यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था, और जब किया था तो उस समय कितने सदस्य थे, 21 सदस्य। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 104 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सभी जानकारी सभी विद्यार्थी को होनी चाहिए। आगे हम सभी देखेंगे 104 नंबर के प्रश्न है, शैली से डैश डैश शैली से देवनागरी, बंगला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ, यानी कि किस शैली से, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। ठीक है, 104 नंबर का प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सभी 105 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। डैश डैश पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। ऑप्शन ए है व्यक्ति, बी है भाषा, सी है समाज, डी है प्रकृति। अब इसका जो करेक्ट आंसर है 105 नंबर का, इसे हम सभी को चूज करना है, बताना है आंसर क्या होगा। भाषा पानी की धारा, भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। हाँ, अब कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा देख लेते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने भाषा की परिभाषा देते हुए कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। बाबूराम सक्सेना ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समिष्ट रूप से क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 106 नंबर का प्रश्न है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है, मतलब कितने प्रतिशत लोग हैं जो भारोपीय परिवार से आते हैं। तो 106 नंबर का प्रश्न है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73। क्या हो जाएगा, 73%, यानी कि राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
आगे है, ये तथ्य आप देख सकते हैं। और जो है प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है, जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और कुछ इससे इम्पॉर्टेंट तथ्य, विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है 107 नंबर का प्रश्न है, भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर तो तीसरा रूप है। तो तीसरा क्या है हमारा, सांकेतिक हो जाएगा, है ना, लिख करके बोल करके, तीसरा क्या है, सांकेतिक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि सांकेतिक। आगे हम सभी देखेंगे जो 108 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 108, लिपि किसे कहते हैं, अंकित करने को, लिखित ध्वनि संकेतों को, बोलने के तरीकों को, चित्रों को। लिपि किसे कहते हैं 108, तो लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। लिखित ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी बन जाएगा। आगे देखेंगे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, सभी परिचित हैं। 109 नंबर का प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन ए है 343, बी ऑप्शन है 344, सी ऑप्शन है 351, डी ऑप्शन है 345। 109 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 344, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 344। देखिए, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया और 43 के अंतर्गत संघ की राजभाषा और अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा एवं राजभाषाएं। ठीक है, और 51 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश। तो इस तरह से है। 110 नंबर का प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। सैंधव लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न संख्या 110, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि का नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, ब्राह्मी लिपि से हुआ। और ब्राह्मी लिपि जो है भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक की शिलालेखों के रूप में उपलब्ध हैं और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है, बाएं से जो है दाएं लिखी जाती है। कौन सी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि। ठीक है, और इससे किसका विकास हुआ है, नागरी लिपि का। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने 90 से लेकर के 110 प्रश्नों को देखा है और ये जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ। फिर मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होती रहूँगी और इसी तरह से यूथ पब्लिकेशन से हम सभी जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और उनके आसपास जितने भी प्रश्न जिनसे भी प्रश्न बनने की संभावना है उन सभी तथ्यों को देखते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे। बाकी जो भी आपके पास अपना नोट्स है, जो भी है आप उससे अपना रिवीजन करते रहिए। परीक्षा आज नहीं तो कल होगी ही, बस हम सबको अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना है। आज की क्लास यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।